नमस्कार। आज हम भारत के वित्तीय परिदृश्य की एक बेहद अहम और दिलचस्प संस्था पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। हाँ, जीएसटी काउंसिल काफी सुना इसके बारे में। बिल्कुल। और देखिए, हमारे हाथ लगा है भारतीय राज व्यवस्था पर एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब का वो हिस्सा जो इस काउंसिल के गठन और कामकाज का ब्यौरा देता है। तो ये हमारी आज की चर्चा का आधार रहेगा। अच्छा, लक्ष्मीकांत, हाँ, वो तो सिविल सर्विसेज के लिए बाइबल मानी जाती है। सही कहा। और हमारा इरादा क्या है, इस जानकारी को निचोड़कर ये समझना कि ये जीएसटी काउंसिल असल में है क्या चीज़, ये चलती कैसे है और क्यों ये भारत की जो जटिल टैक्स व्यवस्था है और खासकर केंद्र राज्य संबंधों के लिए इतनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। ये केंद्र राज्य वाला एंगल तो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो फिर देर किस बात की, चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके जन्म की कहानी से। मतलब इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। बिल्कुल। देखिए, बात शुरू होती है साल 2016 से। तब आया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसने भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर नाम की एक पूरी नई एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की नींव रखी। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बहुत बड़ा। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर टैक्स सुधार लागू करना, जहां दर्जनों पुराने केंद्र और राज्यों के टैक्स सब एक में मिलने थे। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच जबरदस्त तालमेल और सहयोग की जरूरत थी। मतलब बिना इसके तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने सारे अलग अलग टैक्स सिस्टम, अलग अलग राज्य, बिना किसी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के कैसे होता ये सब। सही कहा, नामुमकिन था। तो इसी समन्वय और आपसी सलाह मशवरे की प्रक्रिया को एक कह सकते हैं संस्थागत रूप देने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 279A। 279A, ओके। हाँ, इसी अनुच्छेद ने भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया कि वो एक जीएसटी काउंसिल का गठन करें। और फिर राष्ट्रपति के आदेश से 15 सितंबर 2016 को, जैसा कि स्रोत में लिखा है, इस काउंसिल का गठन कर दिया गया। 15 सितंबर 2016। हाँ। यानी ये कोई साधारण कमेटी नहीं, बल्कि सीधे संविधान से अपनी शक्ति लेने वाली एक संवैधानिक संस्था है। ये बात तो इसे काफी वजन देती है। बिल्कुल, संवैधानिक दर्जा है इसका। और इसका दफ्तर, जैसा आपने कहा, नई दिल्ली में है। और केंद्रीय राजस्व सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। पदेन सचिव मतलब जो भी व्यक्ति केंद्रीय राजस्व सचिव के पद पर होगा, वो अपने आप ही काउंसिल का सचिव भी होगा। हाँ बिल्कुल, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। ये काउंसिल के जो भी प्रशासनिक कामकाज है उनको देखते हैं। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव होते हैं। अच्छा, समझ गया। तो ये तो हुई इसके गठन की बात, इसकी नींव कैसे पड़ी। लेकिन हर संस्था का एक बड़ा लक्ष्य होता है, एक विजन, एक मिशन। इस काउंसिल के लिए वो क्या है? जाहिर है केंद्र राज्य सहयोग की बात तो इसमें झलकती है। बिल्कुल, इसका विजन काफी ऊंचा रखा गया है काउंसिल के कामकाज में। सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के उच्चतम मानक स्थापित करना। अब ये सहकारी संघवाद शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन इसका सीधा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें, एक टीम की तरह, खासकर इस साझा टैक्स सिस्टम को चलाने के लिए। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि ये पहली ऐसी संवैधानिक संघीय संस्था है जिसे जीएसटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। पहली ऐसी संस्था? ये वाकई गौर करने लायक है। ये दिखाता है कि जीएसटी कितना अनोखा और एकीकृत प्रयास है। और मिशन क्या है इसका? मिशन है व्यापक विचार विमर्श के जरिए, मतलब खूब बातचीत करके एक ऐसी जीएसटी संरचना विकसित करना जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी पर आधारित हो और इस्तेमाल करने वालों के लिए आसान हो, यूजर फ्रेंडली। हाँ। आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो टैक्स सिस्टम भी वैसा ही हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, यूजर फ्रेंडली होना। और इन सब का निचोड़ क्या है? जीएसटी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। मतलब पूरे देश में टैक्स को लेकर एकरूपता हो ताकि व्यापार करना आसान हो। स्रोत ये भी कहता है कि काउंसिल को हमेशा इस लक्ष्य से निर्देशित होना है। तो विजन है सहयोग का उच्चतम स्तर पाना और मिशन है एक सरल, आईटी आधारित और सामंजस्यपूर्ण जीएसटी व्यवस्था बनाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अब सवाल उठता है कि इस काउंसिल रूपी गाड़ी को चलाते कौन लोग हैं? इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं जो ये बड़े फैसले लेते हैं? यहीं पर इसका वो संघीय स्वरूप, वो फेडरल कैरेक्टर उभर कर आता है। काउंसिल में शामिल होते हैं, पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री। वो इसके अध्यक्ष होती हैं या होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष।
दूसरा, केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री, ये भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री। हर राज्य से एक मंत्री। हाँ, आमतौर पर ये राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री होते हैं, लेकिन राज्य सरकार किसी और मंत्री को भी भेज सकती है। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। मतलब केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि और हर राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का 1 प्रतिनिधि। ये तो सचमुच केंद्र और राज्यों का एक मिलाजुला मंच बन गया। हाँ, और इसमें एक और परत है। जो राज्यों के मंत्री सदस्य होते हैं ना, वो अपने में से ही किसी एक को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष भी होता है? हाँ, उनका कार्यकाल कितना होगा ये भी वही सदस्य तय करते हैं। इसके अलावा एक और अहम व्यक्ति हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष। सीबीआईसी वो एजेंसी है जो जमीनी स्तर पर जीएसटी और कस्टम्स को देखती है। हाँ, सीबीआईसी तो बहुत जरूरी है। तो इसके अध्यक्ष काउंसिल की सभी बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं, परमानेंट इनवाइटी। स्थायी आमंत्रित सदस्य, इसका मतलब वो चर्चा में तो हिस्सा लेते होंगे? हाँ, बिल्कुल। वो चर्चा में शामिल होते हैं, अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करते हैं, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, वोटिंग राइट नहीं है? नहीं, ये महत्वपूर्ण है। फैसले लेने का अधिकार निर्वाचित सरकारों के प्रतिनिधियों यानी मंत्रियों के पास ही है। सीबीआईसी अध्यक्ष की भूमिका सलाहकार जैसी है, एक्सपर्ट एडवाइस देने वाली। समझ गया। तो संरचना ऐसी है कि केंद्र और लगभग सभी राज्यों की आवाज इसमें शामिल है। अब आते हैं सबसे, कह सकते हैं, पेचीदा और शायद सबसे अनोखे पहलू पर। ये फैसले लेते कैसे हैं? क्या बस हाथ उठाकर बहुमत से तय हो जाता है जैसे कई जगहों पर होता है? नहीं, यहीं पर जीएसटी काउंसिल की कार्यप्रणाली भारत की शायद किसी भी और संस्था से बिल्कुल अलग है। और यहीं सहकारी संघवाद का असली इम्तिहान भी होता है। पहली बात, काउंसिल के फैसले उसकी बैठकों में लिए जाते हैं। ठीक है, बैठकों में। हाँ, और कोई भी बैठक तब तक वैध नहीं मानी जाती जब तक कोरम पूरा ना हो। कोरम यानी गणपूर्ति, जो कि काउंसिल के कुल सदस्यों की संख्या का आधा 50% है। 50% सदस्य होने चाहिए। हाँ, मतलब बैठक शुरू करने और फैसले लेने के लिए कम से कम आधे सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, आधे सदस्य मौजूद होने चाहिए, लेकिन फैसला कैसे होता है? वोटिंग कैसे होती है? फैसला होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 यानी 75% भारत मतों वेटेड वोट्स के बहुमत से। भारत मत वेटेड वोट्स, ये क्या होता है? ये सामान्य एक सदस्य एक वोट वाले सिद्धांत से अलग है क्या? बिल्कुल अलग। वो सिद्धांत यहाँ नहीं चलता। भारत मत का मतलब है कि हर सदस्य के वोट का वजन बराबर नहीं है। इसे इस तरह बांटा गया है, केंद्र सरकार के जितने भी वोट हैं, वित्त मंत्री और राज्य मंत्री मिलाकर उनका कुल भार बैठक में डाले गए कुल वोटों का 1/3 होता है। 1/3 यानी करीब 33.33%। हाँ, लगभग उतना। और सभी राज्य सरकारों के सदस्य जो बैठक में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उन सब के वोटों को मिलाकर उनका कुल भार होता है डाले गए वोटों का 2/3। 2/3 यानी लगभग 66.67%। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प गणित है। यानी किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए 75% भारत मत चाहिए। केंद्र के पास अकेले 33.33% वोट हैं और सभी राज्यों के पास मिलाकर 66.67%। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि कोई भी फैसला अकेले केंद्र सरकार अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, क्योंकि उसके पास सिर्फ 33.33% वोट हैं, जो 75% से काफी कम है। सही। और न ही सारे राज्य मिलकर केंद्र की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकतम 66.67% वोट है, जो भी 75% से कम है। वाह, तो किसी भी फैसले पर मोहर लगने के लिए केंद्र और राज्यों के एक बड़े हिस्से के बीच सहमति बनना जरूरी है। मजबूरी है सहमति। ये तो सचमुच सहयोग को मजबूर करने वाला ढांचा है। क्या इसी को आप सहकारी संघवाद का व्यवहारिक रूप कह रही थी? बिल्कुल, ये ढांचा ही ऐसा बनाया गया है कि संवाद और सहमति जरूरी हो जाए। ये टकराव टालने और मिलकर रास्ता निकालने को बढ़ावा देता है। हाँ, ये भी सच है कि अगर किसी मुद्दे पर गहरे मतभेद हो तो फिर फैसला लेना मुश्किल भी हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। हाँ, वो पहलू भी है। लेकिन इस व्यवस्था में एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत में बताई गई है। वो प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बारे में,
कुछ कहा गया है ना? हाँ, वो एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। अनुच्छेद 279A कहता है कि काउंसिल की कोई भी कार्यवाही या उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सिर्फ इस आधार पर अमान्य या मतलब इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि पहला, काउंसिल के गठन में कोई पद खाली रह गया था या कोई और कमी थी, या दूसरा, किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी थी, या तीसरा, प्रक्रिया का पालन करने में कोई ऐसी चूक हुई हो जिससे मामले के मूल गुण दोष पर मतलब मेरिट्स पर कोई असर न पड़ता हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक नुक्तों के आधार पर काउंसिल के जरूरी फैसलों को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती या उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी लगता है। हाँ, ये स्थिरता और निरंतरता मतलब स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। तो हमने समझा कि ये काउंसिल क्यों बनी, इसमें कौन है और ये अनोखे तरीके से फैसले कैसे लेती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये करती क्या है, इसके कंधों पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये कौन से बड़े फैसले लेती है जिन पर इतनी सहमति बनानी पड़ती है। काउंसिल का मुख्य काम है केंद्र और राज्यों को जीएसटी से जुड़े अलग अलग मामलों पर सिफारिशें देना, रिकमेंडेशंस देना। और ये सिफारिशें लगभग हर उस पहलू को छूती हैं जो जीएसटी व्यवस्था के लिए अहम है। चलिए कुछ मुख्य कार्यों को देखते हैं। हाँ, बताइए। पहला, कर समाहित करना। सबसे पहला और बड़ा काम था ये तय करना कि केंद्र, राज्यों और यहाँ तक कि स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कौन-कौन से पुराने टैक्स, सरचार्ज, सेस ये सब खत्म करके जीएसटी में मिला दिए जाएंगे। सोचिए, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, चुंगी, कितने तरह के टैक्स थे, उन्हें खत्म करके एक टैक्स लाना ये बहुत बड़ा काम था। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी थी। दूसरा, क्या शामिल क्या बाहर, ये तय करना कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा और किन्हें इससे छूट मिलेगी। ये लगातार चलने वाला काम है और इसका सीधा असर बिजनेस और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। तीसरा, कानून और सिद्धांत। मॉडल जीएसटी कानून बनाना जिसके आधार पर केंद्र और राज्यों ने अपने अपने एक्ट बनाए, टैक्स लगाने के सिद्धांत तय करने, लेवी के प्रिंसिपल्स, फिर राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर लगने वाला जो आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसका बंटवारा कैसे होगा ये तय करना, और आपूर्ति का स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम बनाना। आपूर्ति का स्थान ये तय करता है कि टैक्स आखिर किस राज्य को मिलेगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये आईजीएसटी और प्लेस ऑफ सप्लाई वाले नियम तो बहुत ही तकनीकी लेकिन अहम लगते होंगे, खासकर जब व्यापार कई राज्यों में फैला हो। बिल्कुल, बहुत पेचीदा है ये। इसके अलावा छूट की सीमा, वो सालाना टर्नओवर की सीमा तय करना जिसके नीचे वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान से छूट मिल सकती है। थ्रेशहोल्ड लिमिट, ये छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी राहत की बात होती है। छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी। जीएसटी दरें, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला काम जीएसटी की दरें तय करना। हम जो 5%, 12%, 18%, 28% की स्लैब सुनते हैं ना, हाँ, हर मीटिंग के बाद खबर आती है। वो इसी काउंसिल की सिफारिश पर तय होती हैं। इसमें न्यूनतम दरें मतलब फ्लोर रेट्स तय करना भी शामिल है ताकि दरों में बहुत ज्यादा अंतर ना आ जाए। आपदा के लिए विशेष दरें, ये भी एक अहम शक्ति है। किसी प्राकृतिक आपदा या बड़ी विपत्ति के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए काउंसिल कुछ समय के लिए विशेष दरें या सेस लगाने की सिफारिश कर सकती है। सेस मतलब किसी खास मकसद के लिए लगाया गया टैक्स, जैसे केरल बाढ़ के समय एक सेस लगा था। अच्छा, वो भी काउंसिल तय करती है? हाँ। फिर विशेष राज्य प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, अब तो खैर केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल और उत्तराखंड, उनकी विशेष भौगोलिक या आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करना। स्रोत ने यहाँ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का जिक्र किया है कि अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया है। फिर आखिर में अन्य मामले, और इन सब के अलावा जीएसटी से जुड़ा कोई भी और मामला जो काउंसिल जरूरी समझे उस पर सिफारिश देना। ये तो वाकई बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र है। ऐसा लगता है जीएसटी की दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जो काउंसिल के दायरे से बाहर हो। दरें तय करने से लेकर कानून बनाने और छूट देने तक सब कुछ। क्या इन सिफारिशों के अलावा भी इसकी कोई और भूमिका है? हाँ, कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं जो इसकी महत्ता को और बढ़ाती हैं। पहला, पेट्रोलियम उत्पाद। ये एक बहुत बड़ा लटका हुआ मुद्दा है। काउंसिल को उस तारीख की सिफारिश करनी है
जिस दिन से पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF इन पांचों पर GST लगाया जा सकेगा। अच्छा, इनकी तारीख भी काउंसिल ही बताएगी? हाँ, ध्यान दीजिए, अभी ये 5 चीजें GST के दायरे से बाहर हैं। इन पर पुराने टैक्स लगते हैं, एक्साइज और वैट। इन्हें GST में कब लाना है, ये फैसला काउंसिल को ही करना है। और ये फैसला अब तक हुआ नहीं है। ये तो जाहिर है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होगा, क्योंकि इन चीजों पर टैक्स से केंद्र और राज्यों दोनों को भारी रेवेन्यू मिलता है और इनकी कीमतों का असर सीधे महंगाई पर पड़ता है। बिल्कुल, ये शायद काउंसिल के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दूसरी अहम जिम्मेदारी है विवाद निपटारा। अगर काउंसिल की सिफारिशों या उनके लागू होने को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, चाहे वो केंद्र और एक या ज्यादा राज्यों के बीच हो, या केंद्र और कुछ राज्यों का गुट बनाम बाकी राज्यों का हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच आपस में हो, तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र, एक मैकेनिज्म स्थापित करने की जिम्मेदारी भी काउंसिल की है। यानी एक तरह से GST मामलों की सुप्रीम पंचायत भी है जो झगड़े सुलझाएगी। क्या इस तंत्र का इस्तेमाल हुआ है अभी तक? स्रोत में इसके इस्तेमाल के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन ये प्रावधान संविधान में होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने अंदाजा लगाया था कि आगे चलकर विवाद हो सकते हैं। और तीसरी अहम जिम्मेदारी थी राजस्व नुकसान की भरपाई, कॉम्पनसेशन। जी। GST लागू होने से राज्यों को रेवेन्यू का जो नुकसान होने का डर था, उसे दूर करने के लिए काउंसिल को पहले 5 साल 2017 से 2022 तक राज्यों को मुआवजा देने के तौर तरीकों की सिफारिश करनी थी। हाँ, वो कॉम्पेंसेशन सेस लगता था ना? हाँ, बिल्कुल। इसी सिफारिश के आधार पर संसद ने 2017 में वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम 2017 बनाया था, जी। जिसके तहत राज्यों को मुआवजा दिया गया जो कि कुछ चीजों पर लगे कॉम्पनसेशन सेस से आता था। तो ये सिर्फ नियम, कायदे और दरें ही तय नहीं करती, बल्कि इतने संवेदनशील मुद्दे जैसे पेट्रोलियम को शामिल करना, विवाद सुलझाना और राज्यों के राजस्व की चिंता को दूर करना, ये सब भी इसके काम का हिस्सा है। ये तो वाकई भारतीय टैक्स प्रणाली और खासकर केंद्र राज्य वित्तीय रिश्तों की धुरी नजर आती है। हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं कि ये वो इंजन है जो भारत की GST रूपी गाड़ी को चला रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही ड्राइवर सीट पर बारी-बारी से या कहें कि मिलकर बैठने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया उपमा है ये। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने GST काउंसिल के जन्म से लेकर इसकी बनावट, इसका वो अनोखा वोटिंग सिस्टम और इसके विशाल कार्य क्षेत्र को खंगाला। ये साफ है कि ये संस्था सिर्फ एक टैक्स कमेटी नहीं है, बल्कि भारत में सहकारी संघवाद और केंद्र राज्य वित्तीय संतुलन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रयोग है। हाँ, और जैसा हमने देखा, इसकी सबसे अनूठी बात है इसका वो भारत मतदान वाला ढांचा और 3/4 बहुमत की शर्त। ये दिखाता है कि कैसे संविधान के दायरे में रहते हुए सहयोग और सहमति को संस्थागत रूप दिया जा सकता है, जहां किसी एक पक्ष का, मतलब न केंद्र का न राज्यों का, एकाधिकार न हो। ये विवाद समाधान तंत्र भी इसी दिशा में कदम है। बिल्कुल, और जैसा स्रोत बताते हैं, ये एक लगातार विकसित होने वाली संस्था है। इसका बड़ा लक्ष्य सहकारी संघवाद के ऊंचे से ऊंचे मानक स्थापित करना है। यह सफर अभी जारी है। और अब श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं एक विचार जिस पर वो और सोच सकते हैं। हमने देखा कि पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह जैसे बेहद अहम आइटम अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं। इन्हें अंदर लाने की तारीख की सिफारिश करना काउंसिल का ही काम है। ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब इस तरह के बेहद संवेदनशील मुद्दों पर फैसला लेने का वक्त आएगा, जिनका सीधा असर महंगाई, सरकारी खजाने और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, तब केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाने में ये काउंसिल कितनी सफल होगी? क्या सरकारी संघवाद की ये व्यवस्था इस कठिन परीक्षा में खरी उतरेगी, या फिर यहाँ हमें इसके ढांचे की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।